आशीष आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट स्टडी मंत्रा। तो दोस्तों आज से हम सब लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ना शुरू करेंगे। हम लोग पहले जियोग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद पॉलिटी, फिर हिस्ट्री। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि ख़ास तौर से सीटेट, केवीएस और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं सभी में भी आएगा, उपयोगी है। और ख़ास तौर से एनसीईआरटी की बुक तो पूरे इंडिया में चलती हैं तो सभी के लिए उपयोगी, इसलिए सभी लोग देख सकते हैं। लेकिन मेन वीडियो ये वाला सीटेट और केवीएस इनको फोकस करके बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इससे आप लोग बुक भी रीड कर सकते हैं। बुक रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं अगर आप ये लोग वीडियो अच्छे से देख लेंगे और समझ लेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फिर हम सब लोग अपना ध्येय वाक्य है आपका लक्ष्य आपको ज़िंदगी में बड़ा बना सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम आशीष द्विवेदी है, आप सब लोगों को बता दूं। चलिए दोस्तों पहले स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी। ये दोस्तों आपकी एसएसटी की बुक है। देखिए दोस्तों ये है जियोग्राफी। इसमें दोस्तों देखिए क्लास 6 में हमारे 8 चैप्टर हैं। क्लास 6 में दोस्तों हमारे 8 चैप्टर हैं जियोग्राफी में। उसमें दोस्तों देखिए पहला चैप्टर जो है, तो उसमें पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। ये सौरमंडल में, एक सेकंड दोस्तों, ये सौरमंडल में पृथ्वी दोस्तों। तो आज हम लोग सब लोग सौरमंडल में पृथ्वी देखेंगे। उसके बाद हम ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे। उसके बाद पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे, फिर मानचित्र पढ़ेंगे, फिर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, उसके बाद पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, उसके बाद देखेंगे हमारा देश भारत, इसके बारे में जानकारी जो दी गई है एनसीईआरटी में वे पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सौरमंडल में पृथ्वी। चलिए दोस्तों मैं इतने धीरे पढ़ाऊंगा और इतने अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा कि आप सब लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ये भी मैं बता दूं। इसलिए ध्यान से दोस्तों सुनना बस है, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, इतनी आसानी से मैं आपको समझाऊँगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अध्याय 1 सौरमंडल में पृथ्वी, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। दोस्तों ये मैं आपको बता दूं बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी, लेकिन हम लोग हिंदी को फोकस करके चलेंगे क्योंकि हिंदी भाषी छात्र जो हैं तो ज़्यादा हैं, उनको लिए ज़्यादा उपयोगी रहेगा। और हिंदी में भी पीपीटी में लिखा है तो आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों तो हम लोग देखेंगे उद्देश्य। दोस्तों इस पाठ का उद्देश्य दोस्तों देखेंगे, पेन ले लें दोस्तों। चलिए उद्देश्य देखेंगे। उद्देश्य में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी पढ़ेंगे दोस्तों, और उसके बाद ग्रहों की जानकारी पढ़ेंगे, सूर्य की जानकारी पढ़ेंगे, ब्रह्मांड संबंधी परिभाषाएं एवं शब्दावली ये पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम सब लोग पढ़ना अपना। देखिए दोस्तों खगोलीय पिंड समझते जाइएगा, बिल्कुल धीरे से आप सुनते बस जाइएगा, आपको सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स सीन इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। चलिए दोस्तों तो खगोलीय पिंड क्या है दोस्तों, देखिए जैसे आपका आकाश हो गया, ये आकाश है दोस्तों, इसके ऊपर जितने भी ये दिख रहे हैं सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे और ये जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं दोस्तों, ये सब खगोलीय पिंड के अंतर्गत आते हैं। तो क्या इसकी परिभाषा होगी, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं। मतलब हमको ध्यान देना पड़ेगा कि दोस्तों चमकती हुई मतलब कि जिनमें प्रकाश है, जिनका स्वयं का प्रकाश है, जिनके अंदर स्वयं का वे है वही तो चमकेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं खगोलीय पिंड, सूर्य, चंद्रमा मतलब आकाश में, आसमान में हमको जो कुछ भी दिखाई देता है। रात्रि के समय में आप लोग देखते होंगे तारे दिखाई देते हैं, सबसे ज़्यादा तारे ही दिखाई देते हैं। सूर्य दिन में दिखता है, रात में चंद्रमा दिखता है। तो दोस्तों ये खगोलीय पिंड, ये सब खगोलीय पिंड के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी दोस्तों बिल्कुल आसान सी परिभाषा है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं। चमकती हैं, कोई स्वयं के प्रकाश से चमकती है, कोई दूसरे के प्रकाश से चमकती है, लेकिन चमकती है, इसलिए ये सभी चमकती ही हुई हमको दिखाती हैं। आप लोग कभी देखते होंगे, ये एनसीईआरटी क्लास 6 में बच्चों के हिसाब से बताया गया कि आकाश में आप लोग देखते होंगे
कि कुछ ना कुछ चमकता है। रात्रि के समय आप देखेंगे बहुत चमकता है, दिन में तो सूर्य के उसमें कुछ दिखता ही नहीं है, सूर्य के ही इतना उसकी रोशनी होती है कि कुछ भी नहीं दिखता है। तो रात में जितना भी सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं, सभी खगोलीय पिंड। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे तारा। ये हमारा मेन है तारा। बड़े आकार के खगोलीय पिंड जो गर्म होते हैं, मतलब आप लोग देखते होंगे तारों को, आकाश में कितने तारे होते हैं, अनगिनत तारे होते हैं, उनकी कोई गिनती भी नहीं लगा सकता, इतने तारे हैं। तो जितने भी तारे होते हैं बहुत गर्म होते हैं। ये दोस्तों जितने बड़े आकार के हमको बहुत छोटे दिखते हैं, क्योंकि पृथ्वी हमारी तारों से, आसमान से बहुत दूर है, इसलिए हमको छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन ये आकार में बहुत ही बड़े होते हैं तारे। तो बड़े आकार के खगोलीय पिंड जो गर्म होते हैं, ये तारे कहलाते हैं। ये गैसों के बने होते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये ये बड़े आकार के खगोलीय पिंड जो गर्म होते हैं, गैसों के ये बने होते हैं। इनके पास अपना स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होती है, जिसका वे अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। सूर्य एक तारा है। तो अब देखिए दोस्तों, आपको समझने में क्या, जैसे दोस्तों देखिए, ये हमारा आसमान हुआ, ये हो गया हमारा सन, सूर्य हो गया, ये चंद्रमा हो गए, तारे हो गए, ये सब छोटे छोटे तारे हो गए और सब कुछ हो गए। इनमें से जितने भी हैं, तो इनका स्वयं का जिनका प्रकाश है, ये देखिए दोस्तों, जिनके पास स्वयं का अपना प्रकाश है, तो वे सभी तारे कहलाते हैं। ये सन है, ये बड़ा है। बड़े ये तारे जितने दिख रहे हैं ना, असंख्य आपको आसमान में, ये सब बहुत बड़े हैं आकार में, लेकिन हमको छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी बहुत दूर है, इसलिए छोटे दिखाई देते हैं। नहीं तो ये भी सूर्य के बराबर ही बड़े हैं, लेकिन सूर्य हमारी पृथ्वी से थोड़ा नज़दीक पड़ जाता है और ये तारे हमारी पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, इसलिए ये हमको बड़े छोटे दिखाई देते हैं तारे। लेकिन ये सभी तारे हैं, सूर्य भी एक तारा है। तो हमको दोस्तों क्या याद रखना है, बड़े आकार के खगोलीय पिंड जो गर्म होते हैं, मतलब जिनके जो गर्म हो, कौन गर्म होगा, जिनके पास स्वयं की ऊष्मा होगी वही गर्म होगा, जिसके पास स्वयं की ऊष्मा नहीं है वो कैसे गर्म होगा। ये गैसों के बने होते हैं। ये दूसरा पॉइंट दोस्तों नोट करना होगा। जितने भी तारे हैं, मतलब जैसे सूर्य को हम जानते हैं सबसे ज़्यादा, सूर्य में स्वयं की गैस होती है, इसलिए वे भी एक तारा है, उसके पास स्वयं वो गर्म होता है। और सबसे मेन देखिए, इनके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होती है, जिसका वे अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। देखिए दोस्तों, सूर्य जो है उसके पास स्वयं की अपनी ऊष्मा और प्रकाश, ऊष्मा आप लोग देखते होंगे पृथ्वी हमारी किससे प्रकाशित होती है, सूर्य के प्रकाश से। तो उसके पास स्वयं की प्रकाश ऊष्मा तो है और स्वयं का प्रकाश भी है, इसलिए। और तारे जितने आसमान में हमको असंख्य तारे दिखाई देते हैं, ये सभी भी दोस्तों इनके पास स्वयं के पास, सबके पास अपनी ऊष्मा है और अपना प्रकाश भी है। ये सभी तारे हैं, असंख्य हैं, इनकी हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखिए, सन इज ए स्टार, सूर्य भी एक तारा है। तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ 4 पॉइंट याद रखना है तारों में। बड़े आकार के खगोलीय पिंड जो गर्म होते हैं वे तारे होते हैं, और ये गैसों के बने होते हैं। सब स्वाभाविक सी बात है, जिनके पास स्वयं की ऊष्मा होगी, स्वयं का प्रकाश होगा, उनमें गैस होगा और स्वयं गर्म होगा। आप देखते होंगे सूर्य के जितने नज़दीक हम लोग जाते हैं उतनी ही गर्म हमको गर्मी लगती है। सूर्य के ज़्यादा पास जाने में जल जाते हैं लोग। आप लोगों ने देखा होगा, रामायण में भी देखा होगा कि सूर्य के पास जा रहे थे तो जल गए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जितने उनके पास, तारों के पास, इसी तरह जिस तरह हम सूर्य के पास अपने स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश, उसी तरह जितने भी असंख्य तारे हैं आसमान में, सबके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश है। ये अगर इनके पास हम जाएंगे दोस्तों तो हम भी जल जाएंगे। इनके पास इतनी ज़्यादा प्रकाश है, अपनी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है इनके अंदर कि हम लोग जल जाएंगे। इसलिए सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी जो हमारी है प्रकाशित होती है। पृथ्वी का सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा के ही प्रकाश, उसी के प्रकाश से हमारी पृथ्वी प्रकाशित होती है। चलिए दोस्तों, तो ये 4 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ये पेपर में भी पूछ लेता है, कई बार पूछ भी चुके हैं कि तारों की परिभाषा क्या है। तो क्या है दोस्तों, बड़े आकार के खगोलीय पिंड जो गर्म होते हैं। अब आप लोग सूर्य को उदाहरण ले लीजिए, सूर्य गर्म होता है, पता है सबको, ठीक। उसके बाद गैसों के बने होते हैं, ये याद रखिएगा। सूर्य के अंदर गैस होती है, तारों के अंदर गैस होती है, और आपको पता ही है कि सूर्य के पास में अपनी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होती है, इसलिए जिनका वे अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। क्या है, इनके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होती है, जिसका वे अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन करते हैं।
तो चलिए दोस्तों, सूर्य एक तारा है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं तारामंडल कि तारामंडल क्या है। चलिए दोस्तों, तारामंडल विभिन्न तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृतियाँ नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहलाती हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, ये जैसे हमारा आकाश है, आप मान लीजिए इसमें विभिन्न तरह की, ये देखिए त्रिभुज की कोई आकृति बना रहा है, कोई कुछ आकृति बना रहा है। तो जो भी आकृतियाँ, विभिन्न तारे मतलब कई तारे, जैसे तारों का समूह होता है, जैसे लोगों का समूह होता है हमारे यहाँ, वैसे ही तारों का भी समूह होता है। तो विभिन्न तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृतियाँ क्या कहलाती हैं दोस्तों? नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहलाती हैं। अब देखिए उदाहरण, जैसे आप लोगों ने सप्तर्षि तारामंडल, सब ने ऐसा कोई बच्चा ना होगा हमारे देश में जिसने सप्तर्षि तारामंडल का नाम ना सुना हो। हमारे यहाँ पुराणों वेदों में लिखा है कि 7 ऋषि हैं, उनका वे तारा बनता है, सप्तऋषि हैं। तो देखिए दोस्तों उदाहरण, ये जो सप्तर्षि तारामंडल है, ये दोस्तों 7 तारे हैं, आप आकृतियाँ बनाते हैं। तो ये दोस्तों जो सप्तर्षि तारामंडल बना है, ये क्या है? उदाहरण उर्सा मेजर या बिग बियर, मतलब ये जो सप्तर्षि तारामंडल है, ये किसका पार्ट है? ये पेपर में दोस्तों यूपीएससी तक में सवाल आ चुका है कि सप्तर्षि तारामंडल किसका पार्ट है। तो ये किसका है दोस्तों? अर्सा मेजर या बिग बियर। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए ये हमको याद रखना है भाई। एनसीईआरटी क्लास 6 में दिया गया है। तो क्या इसमें याद रखना है? विभिन्न तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृतियाँ नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहलाती हैं, और उदाहरण अर्सा मेजर या बिग बियर, सप्तर्षि तारामंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष तारों की सहायता से हम रात्रि के समय दिशा का निर्धारण करते हैं। जैसे तारा, ध्रुव तारा पृथ्वी की उत्तरी दिशा की सीध में होने के कारण हमेशा उत्तर दिशा की ओर दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को डायरेक्शन बता दें। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, हो गया दोस्तों पूर्व, ये हो गया पश्चिम। एक सेकंड दोस्तों, ये देखिए नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। देखिए दोस्तों उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब ये देखिए, अब इसमें दोस्तों ये जो नॉर्थ है, ये यहाँ पर ये इसमें दिया गया है कि विशेष तारों, मतलब विशेष तारों की सहायता से हम रात्रि के समय दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक, जैसे ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी दिशा की सीध में होने के कारण हमेशा उत्तर दिशा। तो दोस्तों ये जो ध्रुव तारा है, ये दोस्तों हमेशा उत्तर दिशा, ये जो उत्तर दिशा है हमारी, यहाँ पर दोस्तों ध्रुव तारा दिखाई देता है। ध्रुव तारा की एक फिक्स दोस्तों है कि ये उत्तर दिशा में है, इसलिए हमारे जो पूर्व पश्चिम, मतलब कि जो पहले, मतलब हमारे पूर्वज थे, वे तारों को देख करके दिशा निर्धारित करते थे कि यहाँ पर अगर ध्रुव तारा रात्रि में दिख गया तो मतलब उत्तर दिशा ये है, ये बाकी दक्षिण हो गई, ये पूरब दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई। तो दिशाओं का निर्धारण भी तारों से होता है। हमको ये भी पढ़ने को मिला तारे कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए, क्योंकि ध्रुव तारा जो है वह उत्तर दिशा में, इसलिए एक दिशा पता चल गई है आपको, ये हो गई नॉर्थ, तो साउथ तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगी कि साउथ यहाँ पर है। ये पूर्व हो गई, ये पूर्व दिशा, ये हो गई आपकी पश्चिम दिशा। दोस्तों राइटिंग पे मत जाइएगा, लिखने में थोड़ा इसमें दिक्कत होती है इसलिए। चलिए, तो ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया तारामंडल। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। विभिन्न तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृतियाँ नक्षत्र मंडल या तारामंडल, ये एक ही बात है, नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहलाती हैं। उदाहरण उर्सा मेजर या बिग बियर, सप्तर्षि तारामंडल, मतलब कि सप्तर्षि तारामंडल है जो वो उर्सा मेजर या बिग बियर का पार्ट है। आगे पढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट में विशेष तारों की सहायता से हम रात्रि के समय दिशा का निर्धारण करते हैं। जैसे ध्रुव तारा पूछ सकता है दोस्तों हम पेपर में हमारे कि ध्रुव तारा पृथ्वी की किस दिशा में है, तो ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की सीध में होने के कारण हमेशा उत्तर दिशा की ओर दिखाई देता है। तो ये बिल्कुल आसान सा है दोस्तों, बिल्कुल कहानी है, जियोग्राफी आपको समझने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं।
केवल समझना है आप लोगों को, याद बिल्कुल नहीं करना है। समझ लिया एक बार तो भूलेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तारामंडल हो गया हमारा सूर्य। दोस्तों देखिए, देखिए सूर्य, देखिए दोस्तों, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है। सूर्य जो है वह सौरमंडल के केंद्र में है। यह विशाल है और बेहद गर्म गैसों का बना है। अभी हम लोगों ने आगे पढ़ा भी कि तारे जितने भी होते हैं गर्म होते हैं, उनके स्वयं के प्रकाश होती है, स्वयं की ऊष्मा होती है। तो सूर्य भी एक तारा है, इसलिए सूर्य बेहद गर्म गैसों का बना है। हमने भी पढ़ा था कि तारों में स्वयं की गैस होती है। देखिए, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है। यह विशाल है और बेहद गर्म गैसों से बना हुआ है। सूर्य जो है बहुत बड़ा है, विशाल है और ये बेहद गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। देखिए दोस्तों, ये जैसे ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारा सौरमंडल के केंद्र में है बिल्कुल। ये सन हो गया, ये हमारा सौरमंडल के बिल्कुल केंद्र में है। और इसका जो खिंचाव बल है वे ये जो खिंचाव बल है इसका, तो सौरमंडल को बांधे रखता है। सौरमंडल का मतलब ये इसके जैसे ये चारों ओर इसके कौन चक्कर लगा रहा है? ग्रह। वह स्वयं इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इन्हीं में से हमारी पृथ्वी भी एक सूर्य का क्या है? ग्रह है। तो चक्कर लगा रही है सूर्य के चारों ओर, तभी तो ऊष्मा मिल रही है। सूर्य का ही प्रकाश से तो पृथ्वी हमारी प्रकाशित हो रही है। तो इस तरह ये केंद्र में है। फिर से आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये जैसे हमारा सन हो गया, सन हो गया, उसके बाद ये हो गया बुध ग्रह, ये शुक्र हो गया, ये पृथ्वी हो गया, उसके बाद मंगल हो गया, उसके बाद बृहस्पति हो गया, फिर शनि हो गया, फिर अरुण हो गया, फिर वरुण हो गया। इस तरह दोस्तों ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन ये देखिए, जैसे ये सौरमंडल हो गया हमारा, तो सौरमंडल में क्या है? ये बीच में सन है, सूर्य, इसलिए ये इसका जो खिंचाव बल है इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। मतलब ये जो सभी हैं इसके उपग्रह जितने भी चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के, सभी को बांधे रखता है। ये सौरमंडल के सभी वे हैं। और सूर्य इनका क्या है? पहले पॉइंट में हमने पढ़ा ना, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और यह बेहद गर्म और गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। सूर्य सौरमंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का अंतिम स्रोत है। ये भी देखिए, अब फिर एक बार समझ लीजिए, ये जैसे हो गया सन, ये हो गया हमारा बुध, ये शुक्र हो गया, ये हमारा पृथ्वी हो गए। तो इनको जो है दोस्तों, उसके बाद मंगल बृहस्पति आएंगे, मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो दोस्तों ये जितने भी ग्रह हैं ये सब सूर्य के क्या हैं? ग्रह। ये सूर्य के ग्रह हैं, इनके पास स्वयं का अपना कोई प्रकाश नहीं है, कोई ऊष्मा नहीं है। और सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, इसके पास स्वयं की अपनी ऊष्मा है, स्वयं का अपना प्रकाश है, ये गैसों का बना हुआ है। तो ये सौरमंडल, सूर्य जो है, पूरे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं ये सभी सूर्य की ऊष्मा से प्रकाशित हो रहे हैं। चाहे वो बुध हो, शुक्र हो, पृथ्वी हो, कोई भी ग्रह हो, सभी जितने भी सौरमंडल के घटक हैं सभी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अब देखिए दोस्तों, फिर ये जैसे सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया, ये जैसे दोस्तों सूर्य हो गया, उसके बाद आएगा अपना बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी। तो क्या है? ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है पृथ्वी तक की, कितनी बताएगा? 150 मिलियन। ये दोस्तों 150 मिलियन दूर है हमारी पृथ्वी सूर्य से। और जो तारे हैं, तारे 150 मिलियन से भी ज़्यादा दूर है। इसीलिए हमको इतने छोटे छोटे मात्र दिखते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे दिखते हैं। हम लोगों को लगता है कि तारे बहुत छोटे हैं, लेकिन तारे बहुत बड़े हैं, वो भी सूर्य के बराबर हैं। और असंख्य तारे हैं सौरमंडल पूरे आसमान में, उनकी गिनती भी नहीं कोई कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, सूर्य में ऊष्मा का उत्पादन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसमें हाइड्रोजन के अणु परस्पर मिलकर हीलियम के अणु बनाते हैं। परिणाम स्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है।
तो एक पॉइंट ये देखिए तुम दोस्तों, ये हमारे सीटेट में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन दिए हैं एनसीईआरटी में, इसलिए हमने रखा है। सूर्य में ऊष्मा का एक केवीएस के लिए है, लेकिन सीटेट में भी अपने को पढ़ना पूरा है, क्योंकि सीटेट में आप जितना अच्छा पढ़ेंगे एसएसटी, आप समझ लीजिए 40 नंबर की केवीएस टीजीटी में आती है एसएसटी, और 40 नंबर में आपकी 20 नंबर की करंट अफेयर आती है, और 20 नंबर की एसएसटी आती है। एसएसटी क्या आती है? 6, 7, 8, 9, 10, यही तो आती है अपनी एनसीईआरटी, और क्या आती है? तो जितना अच्छा हम बेस अपना मजबूत कर लेंगे, उतना ही हमको केवीएस, डीएसएसबी, एनबीएस में आसानी होगी। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसलिए पढ़ना हमको सब कुछ है, एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, ये ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि एक पॉइंट जितना भी बॉक्स में दिए है सबसे महत्वपूर्ण है वो पॉइंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूर्य में ऊष्मा का उत्पादन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसमें हाइड्रोजन के अणु परस्पर मिलकर हीलियम के अणु बनाते हैं। परिणाम स्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। चलिए दोस्तों, ये यहाँ दोस्तों प्रकाश वर्ष अपना लाइट ईयर है, उसका विधि है 9.46 × 10 मीटर। टाइम ऑफ, अच्छा ये भी दोस्तों देखिए, आप ध्यान दीजिए, जो सूर्य का प्रकाश है, जो ये सूर्य का प्रकाश है, ये अपनी पृथ्वी में पहुंचने में कितना समय लगता है दोस्तों? तो यहाँ पर एनसीईआरटी में अपनी दिए है 8 मिनट 20 सेकंड। ये हमको ध्यान देना है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। इतनी दूरी 150 मिलियन की दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, और 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। एक बार फिर दोस्तों सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है, विशाल है और बेहद गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का अंतिम स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 बिलियन किलोमीटर दूर है, और सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसमें हाइड्रोजन के अणु परस्पर मिलकर हीलियम के अणु बनाते हैं। परिणाम स्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन मतलब जब ऊर्जा का उत्पादन होता है तो उत्सर्जन होगा, तभी हमारे ग्रहों तक उसका ऊष्मा पहुंचती है। चलिए दोस्तों, ये यहाँ पर पृथ्वी से, सूर्य से पृथ्वी तक आने का टाइम दिए है, कितनी देर में प्रकाश आता है। टाइम टू रीच सनलाइट एट अर्थ, सूर्य से हमारी पृथ्वी में प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। देखिए दोस्तों, सौर्य मंडल अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे थे। सूर्य 8 ग्रह और उनके उपग्रहों और अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। चलिए दोस्तों, सूर्य इसके केंद्र में होता है तथा सभी आकाशीय पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं। देखिए दोस्तों, ये हो गया सूर्य, ये हो गया सन, हमने अभी देखा। उसके बाद ये हो गए, ये कौन है? ये दोस्तों ग्रह हैं, ये ग्रह हैं, 8 ग्रह। ठीक है दोस्तों, ये 8 ग्रह दोस्तों इसके चक्कर लगा रहे हैं। किसके चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य के, क्योंकि सूर्य से सभी लोगों को ऊष्मा और प्रकाश मिल रहा है। और कौन चक्कर लगा रहा है? इनके उपग्रह, जैसे पृथ्वी है, इसका उपग्रह क्या है? चंद्रमा, हम लोगों को पता ही है, चंदा मामा। तो सूर्य के कौन चक्कर लगा रहा है? सूर्य के 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, और उनके उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड में अब ये मत कह देना कि तारे सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। नहीं, तारे नहीं सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि वे भी सूर्य के जैसे ही स्वयं को, उनके पास भी प्रकाश है, उनको ज़रूरत ही नहीं है चक्कर लगाने की किसी की। वो क्यों चक्कर लगाएंगे? भाई ये बताओ, आप किसी के चक्कर लगाओगे जब आपको ज़रूरत होगी, तभी तो किसी के चक्कर लगाओगे। ऐसे बिना काम के चक्कर लगाओगे क्या किसी के? तो ये जो ग्रह हैं, 8 ग्रह, इनको ज़रूरत है सूर्य, क्योंकि ये सूर्य से प्रकाश लेते हैं, इसलिए इनको ज़रूरत है, इसलिए सौरमंडल का हिस्सा है। और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तारों को ज़रूरत नहीं है, वो क्यों चक्कर लगाएंगे? भाई उनके पास स्वयं की ऊष्मा है, स्वयं के प्रकाश है, गैसों के बने हैं, स्वयं विशाल हैं इतने, वो क्यों चक्कर लगाएंगे? सीधी सी बात है। चलिए, तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। फिर एक बार देख लीजिए, सूर्य 8 ग्रह और उनके उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि मिलकर सौरमंडल का चक्कर लगाते हैं।
चक्कर लगाते हैं, सॉरी, मतलब निर्माण करते हैं। ये सौरमंडल, जैसे सौरमंडल में सूर्य, ये फिर जितने भी ग्रह हो गए, उनके उपग्रह हो गए, सभी सौरमंडल का हिस्सा, एक परिवार है सौरमंडल। तो ये सभी सौरमंडल का हिस्सा है। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। सूर्य इसके केंद्र में होता है तथा सभी आकाशीय पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं। वही बात अभी हमने देखा जो डायग्राम। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, चित्र के माध्यम से आप जितना आसानी से समझ जाएंगे एनसीईआरटी और जियोग्राफी, उतना दोस्तों आप लोग पढ़ के याद नहीं कर सकते हैं, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। इसलिए चित्र के माध्यम से दोस्तों समझने की कोशिश करिए जियोग्राफी को, बिल्कुल आसान लगेगी आप लोगों को। फिर एक बार देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये सूर्य हो गया, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण, मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो जितने भी हैं दोस्तों ये सब सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। ये सब क्या हैं? ये सब सौरमंडल का हिस्सा हैं। सूर्य क्या है? सूर्य केंद्र में है सौरमंडल के। सूर्य से इन सब लोगों को क्या जाती है? प्रकाश जाती है, ऊष्मा जाती है, इसलिए ये लोग चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। सूर्य 8 ग्रह और उनके उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य इसके केंद्र में होता है तथा सभी आकाशीय पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ग्रहों की। जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं? ग्रह में, पृथ्वी ग्रह में रहते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। अभी हमने क्या उतनी देर से चिल्ला रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा किसके पास होती है? तारों के पास होती है। सूर्य क्या है? तारा है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। यहाँ फिर वही पढ़िए। ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है वे ग्रह होते हैं। ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हमारे पृथ्वी के सबसे निकट सूर्य है, एक तारा है, इसलिए हमारी पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। एक यहाँ देखिए तो प्लैनेट ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई से बना है, जिसका अर्थ है प्लैनेट। प्लैनेट किसे कहते हैं दोस्तों? ग्रह। ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। हम लोग अंग्रेजी थोड़ा कम पढ़ रहे हैं इसलिए है, हिंदी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, तो ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं की प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती वे क्या होते हैं? ग्रह होते हैं। और तारों के पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होती है, गैसों के बने होते हैं, विशाल होते हैं। ये तारों की परिभाषा है। सूर्य भी एक तारा है। चलिए दोस्तों, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे पृथ्वी हमारा एक ग्रह है, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है। आगे पढ़ते हैं तीसरे पॉइंट में। प्लैनेट ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक या चारों ओर चक्कर लगाने वाला। मतलब जो ये ग्रह की परिभाषा दी गई है, ये प्लैनेट ग्रीक भाषा, जो प्लैनेट है आपको सबको पता है कि जितने भी शब्द हैं हमारी भाषा में, कोई भी विषय आप देखिए, ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, यही भाषा के हमारे भी उसमें शब्द दिए गए हैं। चाहे इन्वायरमेंट देखिए, प्लैनेट देखिए, कुछ भी देखिए आप, इन्वायरमेंट लैटिन भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है प्लैनेट। इस तरह सब दोस्तों इसी तरह अब जितने भी ये, इसका अर्थ क्या है प्लैनेट का? प्लैनेट का अर्थ है चारों ओर चक्कर लगाने वाला। मतलब ग्रहों का क्या काम है? चारों ओर घूमते रहो, परिक्रमा करते रहो, चक्कर लगाते रहो। और यही काम हमारी पृथ्वी कर रही है। किसके कर रही है? सूर्य के कर रही है, सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है हमारी पृथ्वी। किस लिए चक्कर लगा रही है? क्योंकि उस पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है, सूर्य की ऊष्मा से यहाँ काम हो रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग शुरू में ही यही पढ़ रहे थे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस को अरुण कहते हैं और नेपच्यून को वरुण कहते हैं। एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए दोस्तों, ये देखिए सन हो गया, ये हो गया बुध, ये हो गया शुक्र, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया मंगल, ये हो गया बृहस्पति, उसके बाद शनि हो गया दोस्तों, फिर क्या हुआ? अरुण हो गया, फिर हो गया वरुण। ठीक दोस्तों, तो समझ में आया आपको? 8 ग्रह हैं। चलिए दोस्तों आगे अभी मैं चित्र के माध्यम से भी आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
चलिए एक बार फिर ग्रह पढ़ते हैं। सभी ग्रह एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमते हुए पृथ्वी के सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इस पथ को कक्षा कहते हैं। ये प्रश्न दोस्तों आ चुका है सीटेट में, इसलिए ध्यान से इसको समझिए। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल इमेज में समझा रहा हूँ, बिल्कुल आसान। ये दोस्तों देखिए, ये जैसे हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य के चक्कर लगा रही है, तो इसका जो चक्कर लगा रही है, ये घूम रही है, ये किस पथ पर घूम रही है? एक निश्चित पथ है इसका। ऐसे नहीं कि पहले इधर घूमे फिर इधर घूमे फिर इधर घूमे फिर, ऐसा नहीं घूम रही है, ये ना समझिए। बिल्कुल एक निश्चित इसकी कक्षा है, बिल्कुल निश्चित इसका जो है, इसकी जो कक्षा है, घूमने की जो स्थिति है, बिल्कुल एक निश्चित है। और वो कैसी है? दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार पथ है पृथ्वी का। तो ये दोस्तों प्रश्न आप लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि सभी ग्रह, ये पृथ्वी बस नहीं, इसी तरह है, मैं पृथ्वी का उदाहरण ले रहा हूँ एग्जाम्पल। सभी ग्रह जितने भी ये घूम रहे हैं, सब की एक निश्चित कक्षा है। अगर निश्चित कक्षा नहीं होगी, जैसे प्लूटो है, उसकी निश्चित कक्षा नहीं थी, हटा दिया, ले साला कभी इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, कभी इधर घूम रहा है, कभी बृहस्पति में आ रहा है, कभी पृथ्वी में आ रहा है, हटा दिए, अब नहीं है ग्रह, ले ये होता है। तो इसलिए क्या दोस्तों, ये सूर्य है जैसे, और ये जो हमारी पृथ्वी घूम रही है, इसका पथ क्या है घूमने का? दीर्घवृत्ताकार पथ है दोस्तों। और दीर्घवृत्ताकार पथ के साथ एक निश्चित कक्षा में घूम रही है, एक निश्चित कक्षा है इसकी घूमने की। ये पूरा यहाँ से चक्कर जैसे लगाती है, यहाँ से लगाती है, कितने टाइम में? आप सब लोगों को पता होगा कितने साल हमारा, कितने दिन का साल होता है? 365 दिन का। तो ये 365 दिन में चक्कर लगाती है सूर्य के, और अपनी कक्षा 24 घंटा में पूरी कर लेती, इसीलिए दिन रात होते हैं हमारे यहाँ। दोस्तों एक पानी पी ले थोड़ा सा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर। देखिए दोस्तों, सभी ग्रह एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इस पथ को कक्षा कहते हैं। किसकी कक्षा कहेंगे? अब ये फिर अभी समझाए, सन के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, किस पद? दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगा रहे हैं, एक निश्चित कक्षा में लगा रहे हैं, और दीर्घवृत्ताकार कक्षा में लगा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्र को, ये पॉइंट दोस्तों बहुत याद रखना है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है, क्योंकि इसका आकार पृथ्वी से बहुत मिलता जुलता है। शुक्र ग्रह अत्यंत चमकीला होने के कारण इसे भोर का तारा क्या कहते हैं दोस्तों? भोर का तारा कहते हैं। तो शुक्र को क्या कहते हैं दोस्तों? भोर का तारा भी कहते हैं। ये पॉइंट हमको याद रखना है दोस्तों, ये कई बार पूछ चुका है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है, क्योंकि इसका आकार पृथ्वी से बहुत मिलता जुलता है। शुक्र ग्रह अत्यंत चमकीला होने के कारण इसे भोर का तारा भी कहते हैं। ये पॉइंट याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी देखो हम दोस्तों प्लूटो की बात कर रहे थे ना, आ गए देखिए प्लूटो में फिर से आगे, प्लूटो के ही आगे प्रश्न हम अभी पहले चर्चा। अगस्त 2006 तक प्लूटो को सौरमंडल का ग्रह माना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के निर्णयानुसार अब यह ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि यह नेपच्यून की कक्षा को काटता है। अब इसे बौने ग्रह की श्रेणी में कहा जाता है। ले अब आप ही बताइए पहले, जैसे ये सूर्य हो गया, ये हमारी पृथ्वी, एक निश्चित पथ है इसका, दीर्घवृत्ताकार पथ है। अब प्लूटो जैसे घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है प्लूटो, अब इसकी कोई निश्चित आकृति थी नहीं, कभी ये इधर घूमता था, कभी इधर घूमता था, कभी इधर घूमता था। तो अब ये क्या करता था? नेपच्यून की कक्षा को काटता था। अब जैसे यहाँ ये सूर्य है, अब ये नेपच्यून जैसे घूम रहा है, तो नेपच्यून की कक्षा को काट रहा था। यहाँ कभी घूमते घूमते यहाँ आ जाता था, ऐसे घूम जाता था, कभी घूमते घूमते ऐसे घूम जाता था। ऐसे घूमता है क्या कोई ग्रह?
अरे एक निश्चित कक्षा होती है ग्रहों की, अपनी निश्चित कक्षा में घूमते हैं। अब ऐसे तो ही कि चक्कर लगा रहे हो तो कभी तुम दूसरे के घर से आके चक्कर लगाना शुरू कर दो, ऐसे नहीं होता है। एक निश्चित होती है, कक्षा होती है, यहाँ से घूमना, यहाँ से तो एक ही स्थिति होनी चाहिए ना, जैसे सभी ग्रह घूम रहे हैं। अब नेपच्यून का कभी ऐसे आके घूमता था, कभी ऐसे आके घूमता था, कभी ऐसे आके घूमता था, ऐसे घूमता है क्या कोई? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं पॉइंट। सभी ग्रह एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इस पथ को कक्षा कहा जाता है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है क्योंकि इसका आकार पृथ्वी से बहुत मिलता जुलता है। शुक्र ग्रह अत्यंत चमकीला होने के कारण इसे भोर का तारा कहते हैं। पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। अगस्त 2006 तक प्लूटो को सौरमंडल का ग्रह माना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के निर्णय अनुसार अब यह ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि यह नेपच्यून की कक्षा को काटता है। अभी इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पढ़िए ग्रहों के बारे में। आर्यभट्ट, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा बचपन से, हमने भी बचपन से सुना है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, क्या हैं? प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चंद्रमा और ग्रह चमकते हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये बेल्ट असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनते हैं। क्या कहा दोस्तों? बृहस्पति, शनि और यूरेनस के, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये बेल्ट असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने हैं। और ये नाम आप लोगों को तो याद ही होगा, आर्यभट्ट जी का। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इन्होंने कहा कि परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चंद्रमा और ग्रह चमकते हैं। इन्होंने आज से बहुत साल पहले, जो अभी हमारे देश के वैज्ञानिक और पूरे विदेशों के वैज्ञानिक विश्व को कह रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश के कारण ग्रह चमक रहे हैं, ग्रह चमकते हैं और उपग्रह चमकते हैं, लेकिन आर्यभट्ट ने आज से करोड़ों वर्ष पहले कह दिया था ये बात कि जो सूर्य, पृथ्वी है, ग्रह हैं और चंद्रमा है, ये सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। इनके पास स्वयं की अपनी प्रकाश नहीं है और स्वयं की ऊष्मा नहीं है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। यही बात आर्यभट्ट महोदय ने बहुत पहले कह दी थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। सूर्य से दूरी के अनुसार यह तीसरा ग्रह है। आकार में सौरमंडल का पांचवा बड़ा ग्रह है। फिर देख लेते हैं, ये सन हुआ, ये बुध हो गया हमारा, ये हमारा शुक्र हो गया और ये पृथ्वी। तो पहले नंबर में बुध आया, दूसरे में शुक्र आया, तीसरे में पृथ्वी आ गई। वही बात यहाँ भी कह रहे हैं कि सूर्य की से दूरी के अनुसार यह तीसरा ग्रह है। और आकार में, आकार मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मतलब कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में यह सूर्य से पाँचवें नंबर में है। चलिए, पृथ्वी का आकार पूरी तरह गोल न होकर यह ध्रुवों पर चपटी है। इसका स्वयं का अपना एक आकार है। इसे भू आभ कहा जाता है। ये पॉइंट याद करना है लायक है दोस्तों। पृथ्वी का आकार पूरी तरह गोल ना होकर, हम लोगों को कहते हैं ना अंडाकार है पृथ्वी की स्थिति, तो इसका आकार कैसा है दोस्तों? पृथ्वी का आकार पूरी तरह गोल नहीं है दोस्तों। ये जो है ये पूरी तरह गोल ना होकर के क्या है, ये जो ध्रुव हैं, जैसे यहाँ पर ध्रुव हैं, तो ध्रुवों पर अभी आगे मैं पढ़ाऊँगा, अगली के जो ध्रुव बताऊँगा, ग्लोब, देशांतर सब बताऊँगा। चलो यहीं बता दे रहा हूँ। ये जैसे हमारी पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा आ गई, ये दोस्तों उत्तरी ध्रुव हो गए, यहाँ पर ये दक्षिणी ध्रुव हो गए। तो वही कह रहा है कि ये जो ये ध्रुव है, उत्तरी दक्षिणी, ये ध्रुव है जो, तो यहाँ पर क्या है, फिर से आपको समझाता हूँ। ये अरे गूगल मैप नहीं बन रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये पृथ्वी बन गई। ये जो हमारी है, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। ये हमारा साउथ पोल हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो क्या कह रहा है कि पृथ्वी का आकार, जो पृथ्वी का आकार है, गोल ना होकर ये ध्रुवों पर चपटी, मतलब जो यहाँ पर है पॉइंट, ये दोनों उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर चपटी है। इसका स्वयं का अपना एक आकार है। इसका मतलब एक अपना स्वयं का आकार है। उसे क्या कहते हैं? भू आभ। उसे भू आभ कहते हैं। तो पृथ्वी के आकार को क्या कहते हैं? भू आभ कहते हैं।
ये बिल्कुल भूलना नहीं है दोस्तों। क्या नहीं भूलना? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में, और पृथ्वी का आकार भूआभ है, इसे भूआभ कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जीवन की अनुकूल परिस्थितियों के कारण ही पृथ्वी को सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। हमारी पृथ्वी में ही केवल जीवन संभव है और किसी भी ग्रह में जीवन संभव नहीं है, इसलिए इसे अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। और पढ़िए, पानी की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये तो सब लोगों को पता ही है कि पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पानी है, महासागर है। और क्या है महासागर? पानी के अलावा यहाँ पर सबसे ज़्यादा महासागर ही तो है, स्थल तो बहुत कम है, रहने की जगह तो बहुत कम है पृथ्वी में पूरी, सबसे ज़्यादा महासागर ही तो है। अभी वर्ल्ड का मैप दिखाऊंगा तो देखिएगा आप महासागर, कितना पानी है पृथ्वी में। तो पानी की अधिकता के कारण इसे क्या कहते हैं दोस्तों? नीला ग्रह भी कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देती है। अब ये देखिए, ये जैसे अंतरिक्ष है दोस्तों, यहाँ पर मैं हूँ, ये हमारी पृथ्वी है। अब यहाँ से मैं देखूँगा पृथ्वी को तो ये क्या दिखाई दे? अब नीली तो दिखाई ही नहीं देगी, स्वाभाविक सी बात है, जब पानी है तो पानी तो नीला ही दिखेगा ना। तो इसलिए यहाँ से अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमारी कैसी दिखती है? नीली दिखती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप। तो दोस्तों क्या अभी हम लोगों ने देखा कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखती है? नीले रंग की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों चंद्रमा के बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका व्यास पृथ्वी का कितना है? 1/4, 1/4 है। अब देखिए दोस्तों, ये जैसे अभी तक हम क्या देख रहे थे? सूर्य देख रहे थे। ये क्या है? ये अर्थ है, ये पृथ्वी। अब ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा हमारा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो क्या हमने देखा कि सूर्य, एक सेकंड, ये जो सूर्य है ये क्या है? तारा है। तारों के चारों ओर कौन घूमते हैं? ग्रह घूमते हैं। ग्रह के चारों ओर कौन घूमते हैं? उपग्रह घूमते हैं। ये हो गया सन, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया चंद्रमा। तो क्या देखा दोस्तों हमने कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है। अब तो बिल्कुल आसान से आपको समझ में आ ही गया होगा, बिल्कुल, क्योंकि इतना कहानी तो कोई ना बताएगा इतनी आसानी से कि सूर्य एक तारा है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, ये पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर उसका उपग्रह घूमेगा। भाई स्वाभाविक है, उपग्रह तो घूमेगा, पृथ्वी के उपग्रह नहीं, सबके उपग्रह घूमते हैं उनके चारों ओर। तो पृथ्वी के पास केवल क्या है? एक ही, केवल कितना है? एक उपग्रह है, वह भी प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक और कृत्रिम में अंतर होता है, आप लोगों को पता है। प्राकृतिक और कृत्रिम, कृत्रिम मतलब जो मनुष्य बनाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो कितना दोस्तों? 1/4। पृथ्वी जैसे हमारी, ये हमारी पृथ्वी का आकार है, तो इसका कितना है? इसका 1/4 है। ये चंद्रमा का है, ये है। अब अगर सूर्य का आप देखेंगे तो सूर्य का तो और बड़ा है, क्योंकि सूर्य तो बहुत विशाल है। तो एक तारा है, पृथ्वी ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्या? चंद्रमा। ये जैसे हमारा पृथ्वी है तो इससे 3,84,000 किलोमीटर पर क्या है? चंद्रमा। और यहाँ पर 150 मिलियन, अभी हमने शुरू में पढ़ा था, क्या है? सूर्य। मतलब कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 150 मिलियन है और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है चंद्रमा। चलिए, चंद्रमा पृथ्वी, अब फिर से एक बार मैं आपको समझा दूं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। ये हो गए हमारे सन महोदय, ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये हो गया हमारा चंद्रमा। मैं दोस्तों इमेज ना देखिएगा, मेरी ख़राब है समझाने के हिसाब से आपको, लेकिन बता रहा हूँ। ये सन, ये पृथ्वी। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कितने दिन में चक्कर लगाती है? पूरा 365 दिन में। ये आप सब लोगों को पता है, हमारा साल एक 365 दिन का होता है। 365 दिन 6 घंटे का होता है, लेकिन ज़रूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी आगे पढ़ने को मिलेगा वे कि 6 घंटे भी, इसीलिए फरवरी एक बार 28 की होती है
और 4 साल बाद 29 की भी होती है। यही कारण है, क्योंकि वो 6 घंटे ऐड नहीं करते हैं, फिर इकट्ठा 4 सालों में वो ऐड करते हैं, उसको लिप वर्ष कहते हैं। अभी आगे पढ़ने को मिलेगा वे। चलिए, तो ये हमने क्या देखा, सूर्य देखा। ये सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। कितने दिन में, 365 दिन में। और उसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा। कितने दिन में, 27 दिन में। तो दोस्तों ये ध्यान देना है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है 365 दिन में, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है चंद्रमा 27 दिनों में। क्योंकि सूर्य का पृथ्वी, और पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा। तो दोस्तों ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है, चंद्रमा, जिसका व्यास पृथ्वी के 1/4 है। बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ लिया। यह पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, भी आपने पढ़ लिया। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर इतने ही दिन में लगाता है। चलिए एक पॉइंट और दोस्तों आपको बता दूँ, ये जैसे सन हो गया। फिर देखिए, मैप से जितना समझेंगे आप उतना ही आसान आपको समझ में आ जाएगा। अरे यार, मैप इमेज पूरी गड़बड़ हो जाती है, बनती नहीं है। चलिए दोस्तों, ये हो गया सन, ये हो गई अर्थ, और ये हो गया मून, चंद्रमा। चलिए, तो देखिए, ये सन के चारों ओर जो हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है 365 दिन में, और अपनी कक्षा में कितने दिन में चक्कर लगाती है पृथ्वी, 24 घंटे। आप लोग जानते हैं ना, 24 घंटे में हमारा एक दिन रात होती है। इसी तरह चंद्रमा, ये चंद्रमा जो है तो पृथ्वी के चारों ओर कितने दिन में चक्कर लगाता है, 27 दिन में। और अपनी कक्षा में कितने दिन के चक्कर लगाता है, 27 दिन में। इसको बराबर टाइम लगता है, अपनी कक्षा में भी और पृथ्वी के चक्कर में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी पॉइंट क्लियर ना दोस्तों। चलिए, इसलिए पृथ्वी से हमें देखने पर चंद्रमा का एक ही भाग, हाँ दोस्तों ये महत्वपूर्ण भाग है, ऑप्शन नहीं बताऊंगा आपको, मैप हमारा इमेज गड़बड़ हो जाता है। अब दो ही रहेंगे, अर्थ हो गई, ये मून हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है, इसलिए पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का एक ही भाग हमें दिखाई देता है। ये चंद्रमा जैसे पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है 27 दिनों में, पृथ्वी का चक्कर 27 दिनों में लगा रहा है। कितने दिन में, 27 दिनों में। और अपना चक्कर भी 27 दिन में लगा रहा है। कितने दिन में, 27 दिन में अपना चक्कर भी लगा रहा है। तो जब हम पृथ्वी से देखेंगे तो इसका हमें एक ही भाग तो दिखेगा भाई, आप स्वयं समझिए। अब मैं आपके चक्कर लगा रहा हूँ 27 दिन में, और अपना चक्कर स्वयं का 27 दिन में लगा रहा हूँ, तो एक ही भाग तो दिखेगा मेरा। मैं पूरा कैसे आपको दिख जाऊँगा, स्वाभाविक सी बात है, नहीं दिखूँगा कभी। यही कहानी यहाँ भी है। जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी से जब हम देखेंगे यहाँ चंद्रमा के लिए, तो इसका एक ही भाग हमें दिखाई देता है। क्यों एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी के जो चक्कर लगा रहा है चंद्रमा 27 दिन में लगा रहा है, और अपना चक्कर भी उतने ही दिन में लगा रहा है, 27 दिन में। अब जैसे सूर्य का देख लो, ये जैसे आप मान लो पृथ्वी, तो पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगा रही 365 दिन में, लेकिन अपनी कक्षा में घूमने में उसे 24 घंटे ही लगता है, इसलिए सब दिखता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। इसलिए पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमें दिखाई देता है। चलिए, इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। किसकी सतह पर दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर। क्या पढ़ा हमने, इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब आप लोग देखते होंगे कि पूर्णिमा को पूरा चांद दिखता है। कितना दिखता है, पूरा चांद दिखता है। कहते हैं ना, अमावस की काली रात, अमावस की काली रात कहते हैं, सुना होगा आप लोगों ने भी। हम तो देखा करते थे, एक सीरियल आया करता था DD1 में, चंद्रमुखी, उसको देखा करते थे। उसमें बहुत कहानी अच्छी थी, अमावस की काली रात की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों, पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा चांद दिखता है। कहते हैं ना लोग कि पूर्णिमा में देखो चांद में भी लोग दाग लगा रहे हैं, कहते हैं ना, अपने यहाँ कहावत चलती है। तो चंद्रमा जो है पूर्णिमा के दिन पूरा चांद दिखता, सफ़ेद, इतना अच्छा प्रकाश रहता है। आप कभी देखिएगा आसमान में पूर्णिमा के दिन कितना खूबसूरत दिखता है चांद। चलिए,
तो पूर्णिमा को पूरा चांद दिखता है और अमावस को तो आपको पता है काली रात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और, इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा, पृथ्वी की सतह में, पृथ्वी में क्या है सबसे ज़्यादा, महासागर स्थल ये है। ऐसे चंद्रमा में क्या है, पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं पृथ्वी में, सॉरी चंद्रमा में। चलिए, तो इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर देखिए, ये अपनी, ये तो शायद ईवीएस में भी एक दिए है चैप्टर, नील आर्मस्ट्रांग वाली, तो हाँ ईवीएस में भी दिए, क्लास 5 में शायद दिए हैं। हाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, नील आर्मस्ट्रांग 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। मतलब कि पृथ्वी से हमारे चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम है, नील आर्मस्ट्रांग नाम है। और कब गए, 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। चलिए दोस्तों, उपग्रह, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। आपने पढ़ा, ये पृथ्वी हमारी है, इसके चारों ओर जो चक्कर लगाता है, कौन चक्कर लगाएगा, उपग्रह लगाएगा। कौन लगा रहा है पृथ्वी के चारों चक्कर, चंद्रमा लगा रहा है। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा। सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह वर्तमान में शनि है। तो मतलब जैसे पृथ्वी के एक ही उपग्रह है, चंद्रमा बस है, ऐसे ही शनि के सबसे जितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं ना हमारे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 8 ग्रह हैं जो हमारे। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह है, सबसे ज़्यादा मतलब उपग्रह, जिस तरह पृथ्वी का उपग्रह एक ठो है चंद्रमा, इसी तरह शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं हमारे जितने भी ग्रह हैं सब में। मानव निर्मित उपग्रह, ये भी देखिए दोस्तों, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों, अभी हमने बताया था ना, कृत्रिम, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह, तो ये कृत्रिम उपग्रह की बात कर रहा है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। हमारा ये नेटवर्क चल रहा है ना, टेक्नोलॉजी जितना चला रहे हैं इसी के जरिए। तो क्या लिखा है, यह वैज्ञानिकों कृत्रिम है, तो स्वाभाविक सी बात है मानव के द्वारा बनाया जाएगा, प्राकृतिक तो है नहीं है कि ईश्वर ने बनाया है। तो यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। चलिए, इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। किससे भेजा जाता है, मानव निर्मित उपग्रह को रॉकेट के माध्यम से भेजा जाता है। और क्यों भेजा जाता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड के बारे में हमें जानकारी देता है और संचार माध्यमों में हमारा मदद करता है। चलिए, सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट, अब ये भारत के कृत्रिम उपग्रह हैं। इनसेट एक नाम, ईडूसेट आप लोगों ने बहुत सुना होगा, IRS, ये 3 उपग्रह हैं, कृत्रिम उपग्रह हैं भारत के, मतलब मानव निर्मित, भारत के वैज्ञानिकों ने बनाए हैं। कौन कौन से बनाए हैं, इनसेट, IRS, ईडूसेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्षुद्र ग्रह भी पढ़ लें दोस्तों। क्षुद्र ग्रह, तारों और ध्रुवों, इसको नीचे कर दें फोटो, ठीक है। तारों, ग्रहों और उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे आकाशीय पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। जैसे ये हमारा आसमान है, यहाँ देखिए असंख्य तारे, क्षुद्र ग्रह मतलब छोटे छोटे, ये बिल्कुल छोटे छोटे दिखते हैं ना, जैसे असंख्य तारे हमको दिखते हैं, वैसे ही असंख्य छोटे छोटे आकाशीय पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, ग्रहों का टूट गया टुकड़ा है जो, उसी को तो क्षुद्र ग्रह कहेंगे। अब जैसे ग्रह है, चारों चक्कर लगा रहा है, ये टूट गया इसका थोड़ा सा टुकड़ा, उसको क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। इनके टुकड़े को क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। सौरमंडल में ये मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच में स्थित हैं एवं ये भी सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। अब जैसे ये आपका सन हो गया, मैं आपको फिर एक बार समझा दूँ। सन, शुक्र, सॉरी सन हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया बुध, शुक्र,
पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये मंगल। तो मंगल एवं बृहस्पति, ये दोस्तों ये मंगल एवं बृहस्पति यही होगा ना, मंगल और बृहस्पति। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये दोस्तों। तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में स्थित है, मतलब क्या, क्षुद्र ग्रह मंगल और पृथ्वी के बीच में स्थित है। और ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसी तरह क्षुद्र ग्रह भी चारों ओर चक्कर लगाते हैं सूर्य के। ये भी तो टुकड़े हैं ना पृथ्वी के, तो ये भी चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उल्का पिंड, ये भी दोस्तों एक बार पढ़ लीजिए उल्का पिंड में। सूर्य के चारों ओर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। क्षुद्र ग्रह मतलब टुकड़ा, ग्रहों को टुकड़ा जो टूट के अलग हो जाता है और चक्कर लगा रहा है सूर्य के। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये अपने पथ से भटककर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ वायुमंडल से ही, एक सेकंड दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये अपने पथ से भटककर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ वायुमंडल में ही घर्षण से समाप्त हो जाते हैं, किंतु कुछ पृथ्वी से टकराकर जैवमंडल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं और पृथ्वी की सतह पर गहरे गड्ढे का निर्माण करते हैं। अब ये बताओ आप, यहाँ आकाश है, अब ये पृथ्वी इतनी हुई है, यहाँ से अगर कोई गिरेगा उल्का पिंड तो पृथ्वी में स्वाभाविक सी बात है गड्ढा तो करेगा ही। कोई इतना बड़ा पत्थर गिरेगा पृथ्वी में सीधे आके, इतने भारी फोर्स से गिरेगा तो गड्ढा तो होएगा ही, नुकसान तो पहुँचेगा ही नहीं जैवमंडल में। वही बात यहाँ कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने, ये भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं चारों ओर, उल्का पिंड भी। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये अपने पथ से भटककर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ वायुमंडल में ही घर्षण से समाप्त हो जाते हैं, किंतु कुछ पृथ्वी से टकराकर जैवमंडल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं और पृथ्वी की सतह पर गहरे गड्ढे का निर्माण करते हैं। चलिए दोस्तों अब देखिए दोस्तों, आप लोग मैप देखिए, ये क्या है, ये क्या है, क्या है, अरे यही तो है उल्का पिंड, यही तो है पत्थर का टुकड़ा, ये घूम रहा है जो, ये हमारी पृथ्वी है। ये देखिए दोस्तों मैंने मैप भी लगाया है आप लोगों को समझाने के लिए अच्छे से। ये देखिए अब यहाँ से पत्थर का टुकड़ा गिरेगा तो गड्ढा तो होएगा ही ना अर्थ में, बस वही है, इतनी ऊंचाई से गिरेगा। अब देखिए दोस्तों ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, आकाश गंगा पढ़ते हैं दोस्तों। खुले आसमान, एक सेकंड, खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद पट्टी की तरह दिखाई देने वाले करोड़ों तारों की का समूह। अब देखिए आकाश है, ये देखो दोस्तों ये आकाश है, करोड़ों तारे दिख रहे हैं। कहाँ दिखेंगे तारे, आसमान में दिखेंगे, उसी को तो आकाशगंगा कहेंगे। बस क्या पढ़ना है यार, कुछ पढ़ने वाला विषय है क्या, इतना साधारण सा विषय, आसान सा। अभी हमने शुरू में पढ़ा इनमें गैसों के असंख्य बादल भी पाए जाते हैं, बिल्कुल वही बात यहाँ भी कह रहे हैं। ये बस आपको याद रखना, सौरमंडल मिल्की वे गंगा का ही भाग है, मतलब जो सौरमंडल है वो किसका भाग है, मिल्की वे गंगा, मिल्की वे आकाश गंगा का भाग है। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, मतलब इस तरह की लाखों आकाश गंगाएं, सॉरी अरे क्या हो गया, ठीक हो गया, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। मतलब ये जैसे हमारी आकाश गंगा है, इसी तरह की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। ये सभी आकाश गंगाएं एक दूसरे से लगातार दूर जा रही हैं। क्यों दूर जा रही हैं, अर्थात हमारे असीमित ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है।
हमारा ब्रह्मांड मतलब असीमित है, उसकी कोई वही नहीं है कि